जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं न्यूक्लियाई चैप्टर में आगे का टर्म पढ़ने। पहले हम लोग को पढ़ना है, जैसे देखिए बहुत ही छोटी क्वांटिटी अगर होती है, बहुत छोटी क्वांटिटी कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो उसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। बहुत छोटे में, जैसे गैस को मोल में मेजर करते हैं। आपको एक सामान लेने जाते हैं तो केजी में नाप करके लेते हैं, कपड़ा लेते हैं तो मीटर में नाप के लेते हैं। ऐसे ही जब सब्सटेंस अमाउंट लेते हैं तो उसको हम इसमें मेजर करते हैं एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू या इसी को केवल यू भी कहते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट में। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 के, अरे कार्बन 2 होता है ना, कार्बन एक को 12 होता है, एक को कार्बन 13 होता है और एक कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है ना। तो कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स, मतलब हाँ इसके 1/12 पार्ट को, 1/12 पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एएमयू कहते हैं। 1 एएमयू कहते हैं ना। एक एएमयू किससे मेजर करते हैं बेटा? कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को, कार्बन 12 के मास के एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास नंबर उसके 1/12 के। तो बताइएगा कार्बन में, हाँ तो ठीक है ना। तो बताइए कार्बन का जो मास है, कार्बन के मास को हम लोग पहले एक काम करते हैं, इसमें कितने मोल है, मोल के से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद कार्बन का मास निकाल लेंगे। तो कार्बन का मास कितना बेटा? 12.699। नहीं, कार्बन का तो पहले 12 है ना। Yes. तो 12 को डिवाइड कर लेंगे वो उससे आपका अवोगाड्रोस नंबर से। तो 12 अपॉन में n इंटू 1/12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर को इसको रख करके डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1 पॉइंट, ये पूरा सॉल्व करने पर तो 1 ठीक है ना। तो अवोगाड्रोस नंबर को देखिए, तो यहाँ पर क्या करेगा? अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू 6.022, ठीक है ना। तो उसकी अवोगाड्रोस नंबर कितना? 6.022। हम सोच रहे हैं कि दूसरा तरीका भी हम उसी से सॉल्व कर देगा। चलो 10⁻23, तो ऊपर आ जाएगा तो -23 ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली पूरा, तो फिर फाइनली आपका वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या 1 में इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको 1 में डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा होगा। अब ये 1 एमओ कितना था? 1.6605। यहाँ आगे भी आता है, जो भी आता हो, 0 क्या आता है? 5 आता है, 539 into 10⁻27 क्या केजी। इसी को क्या कहते हैं? 1 एएमयू या यू कहते हैं। या डायरेक्ट अगर आप करना चाहेंगे तो 1 एएमयू इक्वल टू कर सकते हैं आप क्या? 1.99 नहीं बता रहे हैं ना। कार्बन 12 का कितना हिस्सा? 1/12 हिस्सा कार्बन 12 वाले का, ठीक है। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास नंबर कितना आएगा? तो 1.99, ठीक है। 1.99 इंटू 99 और ये 2647 -26 इंटू कितना आता है? -26। इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 करने कितना था? 1.6605 ना, ये केजी। इसी कहते हैं 1 एएमयू। ओके बेटा, चाहे इसी को 1 यू कहते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ये न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है? तो मैंने बताया था शायद पिछले क्लास में, ये बता चुके हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। चलो अच्छा एक बार देख लेते हैं, सुनिएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक ने, जेम्स चैडविक कहाँ के थे? इंग्लैंड के चैडविक, ठीक। तो जेम्स चैडविक ने कब? 1932 में इन्होंने बताया क्या? सुनिएगा, अगर कोई एटम है तो उसके न्यूक्लियस, कोई एटम है तो उसका मास जो होता है, बताया था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी एटम का पूरा जो मास होता है उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, और पूरा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस में होता है। तो पूरा मास जो होता है न्यूक्लियस में, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, लगभग 0.00052 कुछ समथिंग होता है ऐसा ना। तो इसलिए ये बहुत ही कम होता है, 52 के आसपास या 55 होता है, 55 होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बहुत ही कम है। तो इतना कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के मास में, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इतना कम है कि उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जेम्स चैडविक ने देखा कि अगर कोई एटम है तो किसी एटम का जो पूरा मास होगा, टोटल मास होगा किसी एटम का,
एटम का टोटल जो मास होगा बेटा, तो एटम के किसके बराबर होना चाहिए मास के? तो बताइएगा एटम में कुल क्या है, ये कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का, हाँ प्रोटॉन का नंबर, ये एक काम करते हैं ऐसे ही लिखते हैं, बता रहे हैं पी प्रोटॉन कितने हैं कुल, अब पूरे कितने न्यूट्रॉन है प्लस पूरे कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम है, उसका मास लीजिए चाहे मत लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अगर आप खत्म भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लेना पड़ेगा। तो कितने, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है तो एक का मल्टीप्लाई, दो प्रोटॉन तो दो का मल्टीप्लाई, तीन प्रोटॉन तीन का मल्टीप्लाई, तो प्रोटॉन के नंबर को तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जेड और मास है तो कह दीजिए कि एक मिनट जेड है और ये पी है, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ कह देते हैं, ये एक बात बताइए कितना न्यूट्रॉन होता है, तो आपको पता है कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या जेड और यहाँ पर ए, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो अगर इसमें से प्रोटॉन को निकाल दें तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं a माइनस जेड और यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो सही कि नहीं, इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं पूरा मास, टोटल मास आना चाहिए एटम का, लेकिन इससे कम आया। इन्होंने जब जेम्स चैडविक ने देखा कि अगर किसी एटम का पूरा मास कितना है या न्यूक्लियस का पूरा मास कितना है तो कितना होना चाहिए था, जितने प्रोटॉन है पूरे प्रोटॉन का मास प्लस पूरे न्यूट्रॉन का मास, तो जोड़ देने पर न्यूक्लियस का मास आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और क्या है, सॉरी ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो जब ये देखा गया, पहले इसकी बात हम तो वही निकालने लगे, जेम्स चैडविक ने कहा कि न्यूट्रॉन के बारे में कैसे इन्होंने सोचा होगा, पहले न्यूट्रॉन के बारे में जब पता नहीं था तो न्यूक्लियस कोई एटम है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है और क्या है इलेक्ट्रॉन है ना, कोई एटम है तो उसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम कहते हैं पूरे प्रोटॉन का मास और पूरे इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दें तो पूरे एटम का मास आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आता, बहुत कम आता है, इसका मतलब कुछ और है, दाल में कुछ काला है या तो पूरा दलिया काला है, सुना तो अब बताना, क्योंकि अभी तक तो न्यूट्रॉन ये 19 में तो प्रोटॉन खोज हुआ था, अभी न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो क्योंकि ये भी बात हो चुकी थी ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस पूरा न्यूट्रल, और डाल्टन कह दिए थे कि पूरा एटम न्यूट्रल है वो होता है, तो बस सब बैठ गया सब। लेकिन जेम्स चैडविक ने देखा क्या कि अगर कोई एटम है उसका मास कितना है, तो एटम का पूरा मास ऑफ एटम कितना होना चाहिए बेटा, तो मास ऑफ एटम इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन नहीं पता चला था, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर बहुत ही कम आया मास, एक्चुअल मास से बहुत कम आया, इसका मतलब कि उसमें कुछ और है, तो इसलिए इन्होंने प्रैक्टिकल किया और इसमें ऐसे सब्सटेंस निकाला, उन्होंने ऐसे मटेरियल्स निकाले जो कि वही बता रहे हैं मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, तो इसको निकाला उन्होंने कि उसके अंदर तो और क्या चीज ऐसा है कि जिसके में मास है, तो उन्होंने निकाला कुछ मटेरियल उस 1932 में, उस मटेरियल को देखा इन्होंने, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब ना तो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज था ना तो नेगेटिव चार्ज था, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इसलिए इसको क्या कर दिया इन्होंने न्यूट्रॉन कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल का था, इलेक्ट्रॉन ऑन आ रहा है ना, प्रोटॉन ऑन आ रहा है ना, तो इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने न्यूट्रॉन कह दिया ऑन, ठीक है ना। तो अब इसको कर दिया न्यूट्रल पार्टिकल, कहां से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए था एटम का मास, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका मतलब न्यूक्लियस में कुछ और है, कुछ और है, हाँ तो कुछ हाँ जो दाल में काला है वही दाला काला क्या था, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन किसी एटम को मास प्रोवाइड करता है, चार्ज तो होता है उसमें, तो ये मास प्रोवाइड करता है, तो ये मास पार्टिकल है न्यूट्रॉन, ओके। इन इसमें डिस्कवरी इस तरह से हुई न्यूट्रॉन की। तो अब देखिए एक बात और, अब हम लोग को पढ़ना है मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन सुनना क्या होता है। आइंस्टीन ने कहा कोई भी पार्टिकल अगर है, इस आइंस्टीन के पहले आप लोगों ने डी ब्रोगली का पढ़ा था 1924 में, डी ब्रोगली ने कहा था कि हर एक मटेरियल पार्टिकल अपने साथ वेव एसोसिएट करता है, वेव नेचर रखता है ना, तो जबकि आइंस्टीन ने कहा था, अगर कोई पार्टिकल है तो वो अगर उसका मास खत्म होगा तो वो एनर्जी बन जाता है, या एनर्जी खत्म होता है वो का मास बन जाता है।
तो उन्होंने कहा मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ, हाँ, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन के किससे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास एनर्जी रिलेशन से, और वो क्या होता है, E इक्वल टू होता है mc²। ये प्रूफ आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल E कह सकते हैं, क्या डेल मास ना, ऐसे खाली E इक्वल टू mc², जहाँ पे m क्या है, मास है, और c है स्पीड ऑफ लाइट, E है एनर्जी, तो एनर्जी की इक्विवेलेंस। और आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे ये अगर मार्कर है, इसको स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम ट्रेवल करा दें तो इसका मास 0 हो जाएगा। अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दे तो इसका मास 0 हो जाएगा आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और हाँ, लेंथ आपने कहा ना, लेंथ भी इसकी 0 हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि जब कोई लाइट अगर मूव करता है v वेलोसिटी, कोई पार्टिकल अगर कोई मैटेरियल पार्टिकल, कोई मास अगर मूव करता है लाइट की स्पीड से v वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो उसका मास कितना हो जाता है, m0 क्या है, जब वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, तब उसका मास है, और अपॉन में 1 माइनस v²/c²। लेकिन अगर यही लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो इसका मास देखिए क्या होगा, तो ये इफेक्टिव मास है, मतलब नया वाला मास, तो क्या हो जाएगा, m0 अपॉन में 1 माइनस, बेटा जब लाइट की स्पीड चलेगा तो ये v का हो जाएगा c, तो c² अपॉन c² 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ना, 0 आएगा ना, 0 आएगा। तो किसी भी नंबर में अगर 0 को का डिवाइड करते तो क्या आता है, इन्फिनिटी, मतलब उसका इफेक्टिव मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आप इनके सर आपने कहा कि 0 आएगा, लेकिन इन्फिनिटी आ गया। सुनिए, मास किसी भी पार्टिकल का इन्फिनिटी होने का मतलब वो नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इम्पॉसिबल है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इन्फिनिटी कैसे हो सकता है भाई, इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, कुछ अमाउंट में ना होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। मास सन है, अर्थ है, मून है, कोई भी है, सबका कुछ न कुछ मास होता है, भले ज्यादा हो, लेकिन इन्फिनिटी मास का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है कि मास का हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। और कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत हाईली मूव करता है, जैसे प्लेन है, लाखों किलो की प्लेन होती है, इतना वजन हो जाए और उड़ रही है, कह दीजिए आप भैया धीमे चला, डर लगाता है, चल रही नीचे जा रहा है, सू आगे गया चू, है ना, तब ठीक है ना। तो इसलिए जो है, लेकिन जब अगर वो धीमा चलेगा, ऑटो की तरह धीरे धीरे चला, भीड़ भाड़ा, अब चले नीचे, काहे, इतना मास है, ग्रेविटी काम करने लगेगा, लेकिन स्पीड में चल रहा है तब तो ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए जब स्पीड ज्यादा होता है तो मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप एक बोझा लेकर के, सर में कोई बोझा लेकर के, तब उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। हाँ, लेंथ भी, आइए लेंथ भी दिखाते हैं अभी। मास कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट लेकर के सिर पे खड़ा जा रहे हैं आप कहीं, तो जाकर के रख दीजिए, ठीक है, उतने टाइम जितना दूर लेकर गए हैं उतने दूर अगर रुके रहिए ना खड़ा, तो ज्यादा भारी लगेगा। बाल्टी का पानी लेकर के आप चल रहे हैं, कहीं जाकर के रख दिए, उतने टाइम पर लेके खड़ा है, ये देखिए बहुत वजन लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो रेस्ट मास ज्यादा होता है, लेकिन मोशन करते समय का मास कम हो जाता है, इफेक्टिव मास बोलते हैं। ऐसे ही लेंथ भी इन्फिनिटी, अगर इसको इतना लेंथ है, अगर इसको मैं स्पीड ऑफ लाइट से भेज दूं तो इसका लेंथ 0 हो जाएगा, है बेटा, लेंथ 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कि है नहीं है, एनर्जी बन गया। और जब ये रुकेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, तो फिर ही बढ़ जाएगा। एक बताओ, सुनना, ये फैन है, फैन चल रहा है, तो फैन, जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ के पीछे जस्ट क्या लिखा नहीं दिख रहा है ना, नहीं सर। तो अब सुनना, अगर मैं इसको तेजी से करूं तो बोलो पूरा दिख रहा है कि नहीं, पूरा, इसका मतलब मेरा हाथ प्रेजेंट नहीं है, जो कि मेरा हाथ बोर्ड पे ही है, बोलो बैकलेंस, तो वेरी फ्यू सेकंड्स के लिए हर जगह प्रेजेंट है, या कहीं प्रेजेंट है। इसलिए जब स्पीड बढ़ती है तो इसका लेंथ 0 हो जाता है, ठीक है ना। कब स्पीड ऑफ लाइट रहेगा तब, स्पीड ऑफ लाइट रहेगा तब, तो मास भी तो कह रहे हैं 0 हो जाएगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए ना, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना है इसको, क्या हुआ, हाथ में चल गया। तो फैन रुका हुआ है, कि फैन रुका है तो इसके ठीक ऊपर का सरफेस नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको बहुत तेज से चलाए तो हरदम दिखेगा, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है कि नहीं। लेकिन हालांकि प्रेजेंट फिर भी एक स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखता है, स्क्रीन की तरह ना, क्योंकि इसकी स्पीड लाइट के इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट होगा तो दिख भी नहीं करेगा,
लगे कि हाँ जीरो हो गया, खत्म, नहीं दिखेगा, सच का नहीं दिखेगा। आइए हम यहाँ देखते हैं। तो बताइए ये आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आया? तो ये मास को स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रेवल कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाएगा, और एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है इस सिंपल से। इससे पता है, इसी से जो अभी मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बीटा पार्टिकल कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। बीटा पार्टिकल कैसे इमिट होता है किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल में? इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है न्यूक्लियस में, फिर कैसे आ गया? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास कम हो जाता है कि नहीं? यस सर। उसका मास कम हो रहा है ना, तो उसके मास कम होने की वजह से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया, तो उससे इसको समझाने में समझ में आता है, बढ़िया चीज। इसीलिए न्यूट्रिनो का कंसेप्ट दिया गया उसके लिए। बीटा पार्टिकल में एक न्यूट्रिनो आता है जिसका मास का होता है 0 होता है, इसलिए। आइए यहाँ देखते हैं। अब हमें पढ़ना है मास डिफेक्ट ना, मास डिफेक्ट का है। देखिए अगर कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियाई का मास, एटम के न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए बेटा? मास ऑफ न्यूक्लियाई। तो एक काम करते हैं, एन एम लिख दूं, न्यूक्लियाई का मास कितना होना चाहिए? टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के बराबर। तो पहले एक बात मान लीजिए मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन एटम की। तो कार्बन या ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन में कितना? 16, लेकिन यहाँ 16 होता नहीं है, थोड़ा कम आता है। कैसे हम लोग लिखते हैं, रुकेगा अभी बताइएगा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन बेटा? प्रोटॉन कितने? 8। इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होते हैं और न्यूट्रॉन भी 8 ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कंट्रीब्यूट करता नहीं है, बहुत ही कम। तो इसलिए यहाँ पर जो मास है वो किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो आइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंबाइन करते तो कितने प्रोटॉन है? 8 ना। तो पूरा मास कितना होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन। बताइए क्या लिखूं? तो टोटल 8 इंटू पीएम मास ऑफ प्रोटॉन। एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एमपी मध्य प्रदेश। मास ऑफ प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन है तो 8 का मल्टीप्लाई ना, प्लस कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो 8 न्यूट्रॉन है ना, एमपी नागपुर। आइए 8 इंटू प्रोटॉन का मास कितना बेटा? कितना? 1.0 1.00727 ना, प्लस एक प्रोटॉन का मास कितना? 8 का मल्टीप्लाई 8 प्रोटॉन का मास, प्लस 8 इंटू अरे न्यूट्रॉन का मास कितना? 1.00866। इनका ये बताइए 8 कॉमन है का? 8 कॉमन करिए, 1.00727 प्लस 1.00866। बेटा ये बताइए, ये एक से कुछ ज्यादा, एक से कुछ ज्यादा मतलब 2 समथिंग आएगा। तो 2 8 गुना 16 प्लस पॉइंट समथिंग आ रहा है कितना? 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो बताइएगा इधर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बेटा होता कितना है? 15 पॉइंट समथिंग। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 15 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ मास कम है कि नहीं? अगर हम कहते हैं न्यूक्लियस का मास कितना, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए था? तो होना तो चाहिए था 16 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लोग लिखते क्या है? 15 पॉइंट समथिंग पॉइंट में या 15 लिखते हैं, तो कुछ कम है कि नहीं? तो गया कहाँ? तो वो जो गया मास कम हुआ उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। अरे समझ में आया कहा? तो कहते हैं मास डिफेक्ट, जो मास में कमी हो गई, बोलिए बेटा, उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक, अब सुनना, इस मास डिफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एम से। बैठ जाइए। तो डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास डिफेक्ट को, किससे दिखाएंगे? डेल्टा एम से। ओके बेटा, इधर मान में बस 5 मिनट का है, रुक जाइए, बैठ जाइए इधर। तो मास डिफेक्ट किससे दिखाएंगे? डेल्टा एम से। अब बताइएगा, डेल्टा एम हो गया मास डिफेक्ट। अब निकालें किससे? सुना बेटा, जो ये मास खर्च हो गया किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? एनर्जी में। जो मास कम हो गया वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में, क्योंकि आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी से। तो बताइए, तो मास डिफेक्ट, तो वो मास एनर्जी बन गया। वो काफी एनर्जी आया। तो सुनना, एटम के न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए था उससे कम आया। प्रोटॉन के मास, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूरा मास कितना होगा न्यूक्लियस का? तो पूरे मास, प्रोटॉन का मास प्लस पूरे न्यूट्रॉन का मास सम कर दीजिए, वही होगा। लेकिन उससे प्रैक्टिकली देखा गया तो कम आया। तो गया कहाँ मास? तो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, क्योंकि मास तो खत्म हो नहीं सकता है ना। ये मात्र फेंक दिया, गायब हो गया, कहाँ गया रे बात?
कहाँ गए बाबा, है कि नहीं? तो खत्म नहीं हो सकता। तो वही कह रहा कि अगर खत्म हो गया तो कहाँ कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। तो एनर्जी गया कहाँ, वो एनर्जी गया न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको एक दूसरे से बाइंड करने में, एक दूसरे के पास बांधे रखने में चला गया। इसलिए इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू जितना मास डिफेक्ट डेल्टा एम हुआ है सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ईबी, बाइंडिंग एनर्जी। सुना कि नहीं? तो अब सुना, मास डिफेक्ट का फार्मूला है, आपको एक कैसे निकालेंगे तो सुना, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू, बेटा मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू बताना, न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए था, न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन का नंबर इनटू प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इनटू न्यूट्रॉन का मास। बेटा न्यूट्रॉन कितने होते हैं, a माइनस जे। अरे पूरे एटम में से प्रोटॉन निकाल देंगे एटम के मास में से, तो एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ए कहते हैं, ए में से ए को कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर इसमें से प्रोटॉन को निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन बचेगा, तो ए में से प्रोटॉन को जेड कहते हैं ना, जेड से एटॉमिक नंबर जो होता है वो जेड होता है, प्रोटॉन होता है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना होना चाहिए था, लेकिन आया क्या, कम आया था। मास प्रैक्टिकली कितना आया था, कम आया था। तो किसका, न्यूक्लियस का, तो मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ई हो गया हमारा इक्वेशन मास डिफेक्ट का। समझ में आया? ई कितना था, 16 पॉइंट समथिंग था, लेकिन ये आया क्या है, 15 पॉइंट समथिंग या 15। तो कुछ अंतर है कि नहीं? अरे वही ना मास डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट का इक्वेशन हो गया। सुना कि नहीं आया? अब सुनिए, बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियॉन्स को, बेटा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अरे न्यूक्लियॉन कौन कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है, सीधी सी बात। नहीं तो बताइए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन को तो छोड़ दिए, प्रोटॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है। लेकिन अगर वो बंधा हुआ है, बैठा है, इसका मतलब कोई ना कोई उसको जरूर बांधे हुए हैं। तो जो बांधे हुए हैं वही एनर्जी का कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। कहाँ से आई, जो मास डिफेक्ट हुआ है उसी की वजह से। समझा कि नहीं? एक बात और सुनना, अगर बाइंडिंग एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं बेटा, ईबी से, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसको दिखाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन पर न्यूक्लियॉन कैसे दिखाते हैं, Bn से। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब जितना ज्यादा किसी न्यूक्लियस में जितना ज्यादा प्रोटॉन और जितना ज्यादा न्यूट्रॉन होगा उसको बांधे रखने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो बताओ, अगर एटम अगर उसके अंदर ज्यादा एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन ज्यादा है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? अगर एक सेब है, हमें 3 लोग को बांटना है, ठीक, एक ही सेब में 10 लोग को बांटे तो कम ना मिलेगा। तो ये इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी हायर एटम के लिए, हायर एटम के लिए देखा गया तो बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ती है फिर बाद में घटने लगती है। कैसे? आइए बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख लेते हैं, छोड़ देते हैं आपको ना। तो आइए यहाँ देखिए, तो पहले बस 1-2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट। अगर बाइंडिंग एनर्जी, अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर है बेटा, एटॉमिक नंबर ये है बाइंडिंग एनर्जी ईबी पर न्यूक्लियॉन ना। अब बताना, पहले अगर जो लोअर, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, ये सब जो छोटे छोटे एटम्स हैं उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक नंबर कम तो बाइंडिंग एनर्जी कम, एटॉमिक नंबर ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद लगभग यहाँ मान लीजिए कि क्या है 25 है, यहाँ मान लीजिए 50 है, यहाँ मान लीजिए कितना 75, बस 2 मिनट यहाँ पर 125, 125, 100, 150 और 175 ना, आगे से छोड़िए। तो सुना, ये देखा गया कि लगभग 30 के आसपास आकर के फिर ये बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट हो जाती है, फिर डिक्रीज लगभग कांस्टेंट हो जाती है। 30 से कहां तक, लगभग 170 तक के, 170 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए लगभग बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व कांस्टेंट होती है, सबके लिए बाइंडिंग एनर्जी लगभग सेम होता है। लेकिन कहां से कहां तक के लिए, लगभग 30 से 170 एटॉमिक नंबर वाले, जेड वाले एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वाले, जेड वाले,
एलिमेंट के लिए लगभग बाइंडिंग एनर्जी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट थी, लेकिन और ज्यादा बढ़ाने पर ये धीरे धीरे घटने लगती है बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? सुन लीजिए, बस रीजन छोड़ देते हैं। क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी साइज बढ़ रही है। जब साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा होंगे तो जब उसकी साइज बहुत ज्यादा होगी, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेटा, तो वो तो 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में होंगे, तभी न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। अदरवाइज इसके दूर दूर होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन हो लगेगा, वो अनस्टेबल होगा, है ना। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी अगर अनस्टेबल है तो उसको कम बांधे हुए है ना, वो कौन न्यूक्लियर फोर्स कम बांधे हुए है ना, तो रिपल्सन हो रहा है, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होने लगती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए।